हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी। आज हम देखेंगे इकोलॉजी होती क्या है, इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स होगी हम इनको डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी आया कहाँ से, किस साइंटिस्ट ने इस टर्म को कोइन किया है। पहले हम जो है इकोलॉजी जो है किस वर्ड से, इकोलॉजी derived from ग्रीक वर्ड। जो इकोलॉजी है इसको डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से आइकोस से। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये तेज़ जा रहा है आप वीडियो को पॉज कीजिए। इकोलॉजी डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से इसको जो है डेराइव किया गया है आइकोस, जिसके माने हैं डिवेलिंग प्लेस, जिसके माने हैं हैबिटेट। आइकोस से इसको डेराइव किया गया है जिसके माने हैं हैबिटेट जो होता है ये होता है डिवेलिंग प्लेस। डिवेलिंग प्लेस का मतलब क्या है? डिवेलिंग प्लेस होता है वायर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। ये हैबिटेट जो है ये होता है नेचुरल प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सके, इसको हम कहते हैं हैबिटेट या डिवेलिंग प्लेस। मतलब हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम फिश लेंगे, फिश जो है ये वाटर में रहती है फिश। अगर हम इसको पानी से बाहर निकालेंगे क्या ये ज़िंदा रहेगी या मर जाएगी? तो ये मर जाएगी। क्या अगर हम वाटर से इसको बाहर निकालेंगे, पानी से बाहर निकाल कर ये मर जाए। तो इसका जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। और जो लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जो लैंड पे रहते हैं। अगर हम काऊ लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल काऊ को लेंगे, क्या अगर हम इसको पानी में डालेंगे क्या ये ज़िंदा रहेगी? नो, ये कहाँ ज़िंदा रहेगी। तो इसका जो हैबिटेट है वो है टेरेस्ट्रियल। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेस्ट से कुछ प्लांट्स लाएंगे फॉरेस्ट से और यहाँ प्लान्स में उनको लगाएंगे, प्लांट करेंगे हम उनको प्लान्स में, क्या ये यहाँ पर क्या ये ज़िंदा रहेंगे ये प्लांट्स? नहीं, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उनका जो इकोसिस्टम है वो है फॉरेस्ट। तो आपको समझ आया होगा हैबिटेट का मतलब होता है डिवेलिंग प्लेस, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, जहाँ पर ये फिट है, ये नेचुरल प्लेस होती है हैबिटेट। इसके बाद जो है इकोलॉजी की टर्म जो है, इकोलॉजी टर्म गिवन बाय, ये किसने दिया है, ये टर्म किसने दिए हैं? इस अर्नेस्ट हैकल ने दी है। अर्नेस्ट हैकल ने दी है 1869 में। आपसे पूछा जाएगा कि हु गेव द टर्म इकोलॉजी, तो ये दी है अर्नेस्ट हैकल, HAECKEL 1869 में ये दी है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो है हमबोल्ट, BOLT। हमबोल्ट जो है ये फादर ऑफ इकोलॉजी है।
फिर है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो वो है आर मिश्रा। और मिश्रा जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। इसके बाद जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? ऊडम, ODUM, ऊडम है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी है हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है ऊडम, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है मिश्रा है। और जो इकोलॉजी की टर्म है ये दी है अर्नेस्ट हैकल ने 1869। अब हम देखेंगे इकोलॉजी बना है इको और लॉजी से। इको और लॉजी। इको मीन्स है डिवेलिंग प्लेस, जो मैंने कहा हैबिटेट या डिवेलिंग प्लेस, हैबिटेट और डिवेलिंग प्लेस। हैबिटेट और डिवेलिंग प्लेस होता है इकोलॉजी। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, पढ़ना। तो सिंपली क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विथ इन्वायरमेंट। सिंपल है इकोलॉजी जो होती है स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की एंड क्या रिलेशन है इसकी इन्वायरमेंट से। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट। रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट, ये होती है इकोलॉजी। इसके बाद जो है टर्म है ऑटो इकोलॉजी, AUTO और इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या होती है? ऑटो इकोलॉजी होती है इकोलॉजी ऑफ सिंगल स्पीशीज। ये पूछा जाता है कि ऑटो इकोलॉजी होती क्या है? ऑटो इकोलॉजी होती है इकोलॉजी ऑफ सिंगल स्पीशीज। इकोलॉजी ऑफ सिंगल स्पीशीज होती है ऑटो इकोलॉजी। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप नोट कीजिए साथ साथ में। एक ऑटो इकोलॉजी होती है इकोलॉजी ऑफ सिंगल स्पीशीज। इसके बाद जो है एक और टर्म है सिन इकोलॉजी, SYN इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी होती क्या है? सिन इकोलॉजी ये होती है इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होती है सिन इकोलॉजी। इसके बाद जो है ऊडम ने एक डेफिनेशन दी है इकोलॉजी की। ऊडम ने कहा कि इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ऊडम ने एक डेफिनेशन दी है इकोलॉजी की। उसने कहा इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये कहा है ऊडम ने। फिर है स्टडी ऑफ एंशिएंट इकोलॉजी को क्या कहता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट इकोलॉजी। अगर हम स्टडी करेंगे एंशिएंट इकोलॉजी
के मुतालिक इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंशिएंट इकोलॉजी इज कॉल्ड पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट इकोलॉजी इज कॉल्ड पैलियो इकोलॉजी। इसके बाद जो है अगर हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी जेनेटिक मेकअप की, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक, यानी कि हम एक स्टडी करेंगे अबाउट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं हम जीनो इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी कहते हैं हम जेनेटिक मेकअप की स्टडी करने को। अगर हम स्टडी करेंगे जेनेटिक मेकअप तो इसको हम कहते हैं जीन इकोलॉजी। इकोलॉजी ऑफ जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं जीन इकोलॉजी। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किसने ये टर्म दिया है, फादर कौन है, मॉडर्न फादर कौन है, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, स्टडी इकोलॉजी होती क्या है, ऑटो इकोलॉजी होती क्या है, सिन इकोलॉजी क्या होती है, पैलियो इकोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ एंशिएंट इकोलॉजी, और जीन इकोलॉजी होती है, जीनोकोलॉजी जीनोकोलॉजी होती है, जीन इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ जेनेटिक मेकअप। जीन इकोलॉजी जो है, जीन इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ जेनेटिक इकोलॉजी। स्टडी ऑफ जेनेटिक इकोलॉजी को हम कहते हैं जीन इकोलॉजी। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इकोलॉजी होती क्या है। सिंपली हम देखेंगे इकोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है साइंस का। इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोलॉजी है ब्रांच साइंस का, यानी कि ये एक ब्रांच है साइंस का। इसमें आता है ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। इकोलॉजी क्या होती है ये मैंने पहले ही बताया। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म द इन्वायरमेंट, यानी स्टडी करना ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, स्टडी करना इन्वायरमेंट के मुतालिक, स्टडी करना एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे ये इंटरेक्ट करता है। सिंपली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट। इसके बाद जो है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक जो है उनको कहते हैं लिविंग। बायोटिक जो होते हैं ये होते हैं लिविंग, बायोटिक होते हैं लिविंग, और जो एबायोटिक होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग। बायोटिक को कहा जाता है लिविंग, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग फैक्टर जो मैंने पहले ही कहा ये लिविंग होते हैं, जिसमें आता है बैक्टीरिया, एनिमल्स, बर्ड्स, फंजाई, प्लांट्स, ह्यूमन्स एटसेट्रा। यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनको कहते हैं बायोटिक। और इसके बाद जो है एबायोटिक है। इसके बाद है एबायोटिक। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको कहते हैं एबायोटिक, जिसमें आता है सनलाइट, सॉयल आता है इसमें, और आता है वाटर भी, टोपोग्राफी, या ये होते हैं एबायोटिक। यानी कि जो भी टेम्परेचर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो है एबायोटिक। फिर है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। टाइप्स, पहला है ग्लोबल इकोलॉजी। जो ग्लोबल इकोलॉजी है ये डील करता है इंटरेक्शन अमंग अर्थस इकोसिस्टम। ये डील करता है अमंग अर्थस इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। यानी कि डील करता है
एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन से, इसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोलॉजी। फिर दूसरा टाइप है लैंडस्केप इकोलॉजी। ये डील्स विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये डील करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटीरियल्स, ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये डील करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटीरियल्स, ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये डील करता है इंटायर इकोसिस्टम को, इंक्लूडिंग study of living and non-living components and their relationship with their environment। इकोसिस्टम इकोलॉजी जो है ये डील करता है, ये स्टडी करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट। इसके बाद जो है कम्युनिटी इकोलॉजी है। कम्युनिटी इकोलॉजी है जो है इट डील्स विथ हाउ कम्युनिटी स्ट्रक्चर modified by interaction among living organisms। Ecology community is made up of two or more population of different species living in a particular geographical area। ये डील करता है कि how community structure is modified by interaction among living organism। जो community होती है ये होती है number of individuals of different species, number of individuals of different species। जिस भी एरिया में डिफरेंट स्पीशीज़ रहते हैं इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। फिर है पॉपुलेशन इकोलॉजी जो डील करता है फैक्टर्स दैट ऑल्टर एंड इम्पैक्ट द जेनेटिक कंपोजिशन एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजी। फिर है पॉपुलेशन इकोलॉजी। फिर है ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। ये जो है स्टडी करता है ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है ऑर्गेनिज्म की, ये वो स्टडी करता है। फिर है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। ये स्टडी करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ दीज प्रोटीन्स इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी करता है और कैसे ये प्रोटीन्स जो है इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट को। इम्पोर्टेंस क्या है इकोलॉजी की? कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो पहले है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जो है हमें मदद करता है कि हमारी जो भी एक्शंस है ये कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। जो हम काम करते हैं क्या वो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। इट शोज़ द इंडिविजुअल्स दैट एक्सटेंट ऑफ डैमेज वी कॉज टू द एनवायरनमेंट। क्या हमारी जो भी काम हम जो भी काम कर रहे हैं क्या इससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है। अगर हमें इकोलॉजी की जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड द एनवायरनमेंट। अगर हमें इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा इकोलॉजी के मुतालिक, तो जो लैंड है और एनवायरनमेंट जो है ये ख़राब हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। और इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन एंड एंडेंजरमेंट ऑफ सर्टेन स्पीशीज़। या हम जो है स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो सकते हैं या उनका जो नंबर है वो कम हो सकता है। कुछ स्पीशीज़ जो है डायनासोर्स, वाइट शार्क, मैमोथ्स जो है ये डायनासोर जो है ये ख़त्म ही हो चुकी है। फिर है रिसोर्स एलोकेशन। with the knowledge of ecology we are able to know which resources are necessary for the survival of different organism। अगर इकोलॉजी की मदद से हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म को कौन सा रिसोर्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। और फिर है एनर्जी कंजर्वेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक लिविंग थिंग को चाहिए एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लैक ऑफ इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज सच एज लाइट, न्यूट्रिशन एंड रेडिएशन लीडिंग टू इट्स डिप्लीशन। अगर हमें इकोलॉजी का कम इल्म होगा तो इससे जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है। फिर है इको फ्रेंडलीनेस। इकोलॉजी encourages harmonious living within the species and the adaptation of a lifestyle that protects the ecology of life। एग्जाम्पल क्या क्या है इकोलॉजी के? ह्यूमन इकोलॉजी है एग्जाम्पल, निश कंस्ट्रक्शन है। तो इकोलॉजी जो है
क्या होती है, व्हाट इज़ इकोलॉजी। ये है डेफिनेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस, जो मैंने पहले ही बताया, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर। कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन रखता है और विद दियर फिजिकल सराउंडिंग, और कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म और अपने एनवायरनमेंट से रिलेशन रखता है, इसी को कहते हैं हम इकोलॉजी। होप आपको जो ये लेक्चर है पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे बाकी लेक्चर्स हैं उनको देखिए। सफिशेंट है फॉर एनी बोर्ड एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पस। जो मैंने आपको पहले पहले 10 मिनट में, यानी कि जो मैंने टर्म किसने दिया, फादर कौन है, सीन इकोलॉजी होती क्या, ऑटो इकोलॉजी होती क्या है, पैलियो इकोलॉजी होती क्या है, ऊडम निकाह क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट है वो। फिर मैंने आपको स्लाइड्स थोड़ा दिखाए, ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, वरना तो जो मैंने आपको लिखवाया है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। हैव अ नाइस।